नमस्कार दोस्तों। फसलों में और पौधों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों खरपतवार की वजह से। और खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करते हैं अच्छे अच्छे हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड बनाने वाली कंपनियां कई हजार करोड़ों का बिजनेस करती हैं इन हर्बिसाइड को सेल करके दोस्तों। और मैंने अच्छे अच्छे जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार भाई हैं, उनको मैंने देखा है एक साल में करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लेते हैं आपको ही हर्बिसाइड सेल करके। दोस्तों ये हर्बिसाइड का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसके पीछे बड़ा रीज़न होता है। सबसे पहला बड़ा रीज़न है दोस्तों, कॉमर्शियल प्रोडक्शन लेने के लिए किसान भाई यूज करते हैं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती नहीं है। जहाँ पे भी आप देखे होंगे, जहाँ पे हाइब्रिड सीड लगाते हैं वहाँ पे खरपतवार ज़्यादा बढ़वार फुटाव पकड़ती है और जो हमारी फसल होती है, मेन फसल होती है, वो दब जाती है। इसलिए किसान भाई हर्बिसाइड का यूज करते हैं। सेकंड बड़ा रीजन होता है दोस्तों, मेन पावर अभी बची नहीं है। मेन पावर नहीं है, साथ ही लेबर कॉस्टिंग भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कंपटीशन का ज़माना हो गया। ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए क्योंकि जब मंडी में फसल आती है उस समय रेट डाउन मिलती हैं। तो किसान भाई को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए भी हर्बिसाइड यूज करते हैं। लेकिन आपने कभी प्रैक्टिकल रूप से देखा है दोस्तों? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक खेत में कंटिन्यू 3 से 4 साल सेम हर्बिसाइड को अगर आपने यूज कर लिया या चेंज कर करके भी कोई हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, 3-4 साल बाद में कोई भी फसल आप लगाएंगे उसमें जर्मिनेशन में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और लास्ट ईयर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, इस बार फिर डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों। समय रहते आपको संभलना है। देखिए खरपतवार कंट्रोल करने के लिए ये सबसे आदर्श महीना होता है मार्च, अप्रैल, मई, जून। जब हाई टेम्परेचर जाता है उस समय आप खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों कंप्लीट जानकारी शेयर करूंगी। आप करते हैं ऑर्गेनिक खेती, तब 100% आप खरपतवार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम हर्बिसाइड का यूज नहीं करते और हमारे खेतों में काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल पाया है खरपतवार पे। तो वो इफ़ेक्टिव तरीके कौन से हैं, साथ ही आप कॉमर्शियल पर्पस से खेती कर रहे हैं तो आपको बेस्ट हर्बिसाइड कौन से इस्तेमाल करने चाहिए जिनका साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिले। संपूर्ण जानकारी शेयर करूँगी। आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे खरपतवार की वजह से देखिए नुकसान क्या होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है, आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, आपकी फसल बढ़वार फुटाव के समय है या किसी भी स्टेज पे है, कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं आप, जैसे 5 केजी, 7 केजी, 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, अगर आपके खेत में खरपतवार खड़ी है तो दोस्तों आपको फर्टिलाइज़र डबल मात्रा में डालना पड़ेगा और फिर भी फसल में इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। सबसे बड़ा नुकसान है, फर्टिलाइज़र आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। सेकंड, आप हाइब्रिड सीड लगाते हैं तो वहाँ पे रोग प्रतिरोधक क्षमता उस सीड में कम होती है। जो खरपतवार होते हैं इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पोषक तत्व खरपतवार ज़्यादा अपटेक करती है और फसल हमारी दब जाती है। ये बड़ा नुकसान है। थर्ड, अगर मैं नुकसान की बात करूं तो जिन खेतों में दोस्तों खरपतवार ज़्यादा होती है तो रोगों और कीटों का ये घर होते हैं, आश्रय देते हैं रोगों को और कीटों को। तो उन खेतों में दोस्तों रोग भी ज़्यादा आएंगे और कीटों का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिन भी खेतों में दोस्तों खरपतवार ज़्यादा है, फसल लगी हुई है, उन फसलों में ये सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। अगर दूब घास है, देखिए दूब घास मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जड़ें तो इतनी ज़्यादा गहरी, जितनी ऊपर दिख रही हैं उससे ज़्यादा इसकी जड़ें होती हैं, नीचे बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं। तो जिन भी खेतों में दूब घास मिलेगा वहाँ पे दोस्तों कोई भी फसल हो, इवन की बागवानी में पौधे भी हैं, उनके भी जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, रूट डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दूब घास का बड़ा नुकसान होता है। आपके खेत में दूब घास, तो इवन की बागवानी में कैसे भी पौधे हैं, दूब घास नहीं होनी चाहिए दोस्तों। दूब घास को दोस्तों एक बार के लिए आपने जैसे कोई हर्बिसाइड यूज किया है या मैन पावर यानी लेबर से भी आपने एक बार निकलवा लिया खेत से, लेकिन अगर ये थोड़ा सा जैसे टुकड़ा भी रह गया तो इसमें आप देखेंगे पास में सभी किसान भाई जानते हैं कि ये छोटी छोटी सी देखिए ये कलियां होती है और यहाँ पे जड़ें निकली हुई होती हैं। अगर छोटा सा भी टुकड़ा रह गया तो ये 10 जगह से फुटाव ले लेता है और ज़्यादा पावर से दोस्तों ग्रोथ होती है इस दूब घास की। एक दिन में कंट्रोल नहीं होती है दूब घास, और वो भी मैं तरीका आगे डिस्कस करूँगी। लेकिन रूट डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है दूब घास की वजह से। वहीं दोस्तों जहाँ पे गन्ने की खेती
खेती करते हैं या फिर मक्के की खेती करते हैं, स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, उन खेतों में सबसे ज़्यादा आप देखते हैं मोथा घास का अटैक होता है। और मोथा घास जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे दोस्तों चूहे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि चूहों का ड्राई फ्रूट होता है। ये देखिए, ये जो इनमें गांठें होती हैं जड़ों में, और ये देखिए इस तरीके से ये जो गांठें होती हैं ये ड्राई फ्रूट के रूप में खाते हैं चूहे। तो जहाँ पे भी मोथा घास ज़्यादा होगा फसल को नुकसान पहुँचाएंगे चूहे, मोथा घास के साथ साथ में। तो ये इनसे बड़ा नुकसान है। साथ ही आपने हर्बिसाइड गलत तरीके से यूज कर लिया तो ऊपर से तो ये जल जाएगा, लेकिन अगर ये गांठें रह गई दोस्तों, ये गांठें सिर्फ और सिर्फ जिसमें भी जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है ऐसा हर्बिसाइड यूज करोगे तभी कंट्रोल में देखने को मिलेगा, तभी ये गांठें हैं डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और मोटा घास अगर ज़्यादा हो गया तो उस खेत में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, कंट्रोल में नहीं आता है। वहीं दोस्तों और भी मैं अगर खरपतवार की बात करूँ तो जैसे राजस्थान में देसी चौलाई है या अलग अलग, देखिए अब इनकी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा गहरी जड़ें हैं, कितने मोटी मोटी जड़ें बन चुकी हैं। तो खरपतवार की वजह से ये बड़ा नुकसान होता है। साथ ही दोस्तों जो पार्थेनियम घास है या ये पीले फूलों वाला है, ये तो लगभग सभी जगह आपको देखने को मिलता है। इसकी भी जड़ें देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, कितना ज़्यादा पोषक तत्व ये अपटेक करते हैं। फर्टिलाइज़र का कितना दोस्तों नुकसान होता है हमारे खेतों में। बथुआ है, बथुआ तो हालांकि अभी दोस्तों कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ जैसे ही इसका सीज़न आता है इसका भी काफ़ी अटैक देखने को मिलता है। गाजर घास की वजह से तो दोस्तों हर फसल में नुकसान देखने को मिलता है, हर जगह हर सीज़न में देखने को मिल जाता है आपको गाजर घास, कांग्रेस घास जिसे हम कहते हैं, पार्थेनियम घास जिसे कहते हैं। तो ये कई तरीके की खरपतवार हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं दोस्तों तो दो तरीके मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हैं और रासायनिक में क्या कर सकते हैं। तुरंत कंट्रोल करना है तो रासायनिक तरीका अपनाना पड़ेगा, लेकिन आप करते हैं ऑर्गेनिक खेती और लंबे समय तक आपकी फसल है, आपकी खेत है, आपकी मिट्टी है, स्वस्थ रहनी चाहिए, तो आपको ऑर्गेनिक तरीके पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक तरीका अगर मैं डिस्कस करूँ तो ऑर्गेनिक खेती में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों गोबर की खाद। गोबर की खाद आप कच्चा डाल रहे हैं या ढेर बना लेते हैं, ढेरी जिसे हम कहते हैं, कूड़ी बोलते हैं हमारे राजस्थान में डिकम्पोज हो नहीं पाता है, बिल्कुल सूख जाता है और वापस से उसको खेत में डाल देते हैं। उस गोबर की खाद की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो आपकी मिट्टी में कीट ज़्यादा आते हैं, और उस गोबर की खाद में दोस्तों ये सीड होते हैं, जैसे कि ये बथुआ डाला आपने पशु को, कोई भी आपने खरपतवार डाला है, उसके सीड गोबर की खाद में रहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं हुए और आपने खेत में डाल दिया। वहाँ पे जैसे ही खाद पानी मिलेगा, स्वस्थ आपको उसको इन्वायरमेंट मिलेगा, वैसे ही वो खरपतवार वहाँ पे जर्मिनेट होती है। और जहाँ पे गोबर की खाद ज़्यादा डालते हैं वहाँ पे आपने ये ज़्यादा समस्या देखी होगी। तो आप गोबर की खाद तो डालिए, लेकिन सही तरीके से डालिए। गोबर की खाद को अच्छे से बेड बनाइए। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं सोशल मीडिया पे, सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाए हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखाया है। प्रॉपर बेड बनाइए, उसको डिकम्पोज कीजिए अच्छे से कम कोई भी खेत में डालना है उससे पहले कम से कम 30 दिन का समय आप ज़रूर निकालिए। बेड बना करके उस पर कई तरीके के आप चीज़ें डाल सकते हैं, अच्छे से डिकम्पोज कीजिए और उपचारित कीजिए, ट्रीट करके फिर आपको खेत में डालना है। ये सबसे पहला काम है। जैसे जैसे डिकम्पोज किया हुआ अच्छे से आप गोबर की खाद डालेंगे तो वहाँ पे दोस्तों कोई भी सीड नहीं जाएगा खरपतवार का, और सीड नहीं जाएगा तो वहाँ पे कोई भी जर्मिनेशन भी ऐसा नहीं होगा। ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, लेकिन एक साल में रिजल्ट नहीं मिलता, लंबे समय तक आप हर बार यही प्रैक्टिस करोगे तब कंट्रोल में देखने को मिलेगा। सेकेंड दोस्तों इफ़ेक्टिव तरीका है ऑर्गेनिक खेती में या कैसे भी आप खेती कर रहे हैं, मिट्टी में उपजाऊपन बना रहे, खरपतवार कम से कम ग्रो हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, कोई भी फसल आप कटाई करें उसके बाद में आपको गहरी जुताई करनी है। मार्च का महीना अभी लास्ट चल रहा है, अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में काफ़ी हाई टेम्परेचर जाता है। अभी तो 50 डिग्री तक जाने लग गया टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे दोस्तों जो भी खरपतवार के सीड वगैरह हैं वो सारे डिस्ट्रॉय होने चाहिए, आपकी मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ बन जाए, उसके लिए आपको गहरी जुताई करनी है। लेकिन गहरी जुताई में सावधानी रखनी है आपको, मिट्टी में हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए, हल्की नमी रहनी चाहिए। ज़्यादा अगर सूखी में करोगे और जहाँ पे हार्ड मिट्टी है वहाँ पे मोटे मोटे मिट्टी के ढेले बन जाते हैं। अब उस मिट्टी के मोटे ढेले में दोस्तों जैसे कि ये
मोथा सीड है, इसका कोई सीड रह गया या कोई भी खरपतवार का सीड रह गया, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से खरपतवार कंट्रोल में नहीं आती है। तो मोटे ढेले नहीं बनने चाहिए आपके खेतों में, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ज़्यादा गिल्ली मिट्टी में भी आपको गहरी जुताई नहीं करनी है। वापस मिट्टी जैसे जैसे सूखेगी बैठ जाएगी, तो नीचे जो खरपतवार के सीड वगैरह हैं वो भी दोस्तों नहीं नष्ट होंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जिसकी वजह से खरपतवार कंट्रोल में नहीं आएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है गहरी जुताई करना है, अभी कर दीजिए, लेकिन हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए मिट्टी में, मोटे ढेले नहीं बनने चाहिए। दोनों ही प्रैक्टिस, गोबर की खाद वाला और गहरी जुताई वाला, एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा, एक साल में कंट्रोल नहीं होगा। हर बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 2-3 साल, 3 साल, 4 साल तक कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करोगे, काफ़ी हद तक कंट्रोल में देखने को मिलेगा। और केवल खरपतवार ही नहीं, रोग और कीट भी कंट्रोल में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ऑर्गेनिक खेती में दोस्तों तीसरा, थर्ड जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है दोस्तों, आपके खेतों में जैसे ही कोई खरपतवार होती है तो इस खरपतवार को एक तो मैच्योर नहीं होने देना है। देखिए अब ये सीड हैं, एक ही पौधे से कितने ज़्यादा सीड बन चुके हैं। जैसे ये पौधा सूखेगा, मैच्योर होकर के ये सीड नीचे गिरेंगे और वहाँ पे बहुत सारे और ज़्यादा खरपतवार ग्रो होगी। तो सबसे पहला काम करना है, जैसे ही खरपतवार हो जाए, इसको मैच्योर होने से पहले ही आप उखाड़िए और एक कॉर्नर में साइड में खेत में या तो दबाइए या इसको सुखा करके जला दीजिए। ये है ऑर्गेनिक प्रैक्टिस। अब बात करेंगे दोस्तों रासायनिक खेती। आपने फसल की बिजाई करनी है, यानी फसल बिजाई से पहले आप कोई भी खरपतवार है, जैसे कि मेरे पास दूब घास है या गाजर घास है, पार्थेनियम घास है, कांग्रेस घास है, कैसी भी खरपतवार है, चौड़ी पत्ती है, सकड़ी पत्ती है, दूब घास विशेष तौर से, सबको कंट्रोल करना है तो बेस्ट हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है, लेकिन फसल नहीं होनी चाहिए। वो है दोस्तों ग्लाइफोसेट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है दोस्तों, हर जगह आसानी से मिल जाता है, ग्लाइफोसेट 71%। इसका रिजल्ट सबसे अच्छा देखने को मिलता है, किसान भाइयों में काफ़ी फेमस है, मीरा 71 नाम से, ओलकिल नाम से भी आता है। और अभी तो बहुत सारी, लगभग सभी कंपनियों का आने लग गया ग्लाइफोसेट 71%। इसका इस्तेमाल करना है। सिस्टेमिक हर्बिसाइड आता है, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि आपने इसको स्प्रे किया, फसल में ऊपर नीचे जड़ों तक फसल को डिस्ट्रॉय करेगा दोस्तों, हर प्रकार के पौधे को कंट्रोल करेगा, नष्ट करेगा, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव है। आपने किसी भी पौधे के पत्ते पर भी अगर थोड़ा सा चला गया तो वो पत्ता है, वो पौधा है, पूरा ही सूख जाएगा। चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, पौधे कैसे भी हैं, दूब घास कैसी भी है, सबको कंट्रोल में करेगा। लेकिन दोस्तों आपकी खेत में फसल नहीं होनी चाहिए ग्लाइफोसेट का जब आप स्प्रे कर रहे हैं। और दोस्तों प्लांट्स है बड़े बड़े, वहाँ पे भी इसका आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको बचना चाहिए। परफेक्ट डोज होती है 6 से 8 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको स्प्रे करना है। लिक्विड फॉर्म में भी आता है, 41% वगैरह अलग अलग परसेंटेज में आता है, उनकी डोज फिर आपको डबल लेनी है। कम परसेंटेज है तो डोज आपको ज़्यादा लेनी है। ये 71% वाली की डोज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ग्लाइफोसेट 71% की 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डोज होती है, लेकिन केवल अकेले इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल का तरीका आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसके साथ में आप चाहे तो एक स्प्रे पंप में एक शैम्पू का पाउच डाल सकते हैं, या फिर 1 ml प्रति 5 लीटर के हिसाब से दोस्तों आप स्टिकर यूज करते हैं, जो सिलिकॉन चिपको वगैरह आते हैं, वो साथ में ज़रूर लेना चाहिए, ताकि जो सकड़ी पत्ती वाली खरपतवार है उसके पत्तों पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए ग्लाइफोसेट। इसलिए साथ में स्टिकर वगैरह ज़रूर लेना है। एक बड़ी सावधानी रखनी है दोस्तों, इसके साथ में कोई भी अन्य हर्बिसाइड नहीं लेना है, यूरिया आपको नहीं लेना है। कुछ किसान भाई यूरिया फर्टिलाइजर ओवरडोज में लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है, पौधा ऊपर से एकदम से फटाफट सूख जाएगा और नीचे हैं, जड़ें हैं, जैसे ही इसके इन्वायरमेंट इसको अनुकूल मिलेगा तो यहाँ से वापस से जर्मिनेट हो जाता है, वापस से फुटाव हो जाता है। इसलिए आपको यूरिया एक्सिस मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इवन कि आपको ग्लाइफोसेट के साथ में शैम्पू या स्टिकर या सिलिकॉन चिपको में से ही कोई एक चीज़ लेनी चाहिए, अन्य कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा जैसे ही आप इसका स्प्रे करोगे 1 वीक में, लेकिन नेक्स्ट फसल आपको 1 महीने बाद लेनी है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए।
नेक्स्ट आता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक खरपतवार है जिसको ग्लाइफोसेट 100% कंट्रोल नहीं कर सकता, वो है दोस्तों मोथा घास। और मोथा घास को कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकता कि इसकी जो गांठें होती हैं ये गांठों तक दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाता है, इनको डिस्ट्रॉय करने में असमर्थ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट सिर्फ इसी के लिए इंडिया में अभी एक ही हर्बिसाइड आता है, सेम्प्रा, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सेम्प्रा में आता है दोस्तों जाइलम फ्लोएम एक्शन आता है। जाइलम और फ्लोएम एक्शन यानी हर पत्ते की किनारे तक ऊपर भी जाएगा और हर रूट की लास्ट कॉर्नर तक भी ये नीचे जाएगा, सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे दोस्तों इन गांठें हैं इनको भी डिस्ट्रॉय करेगा। सेम्प्रा में आता है दोस्तों हेलोसल्फ्यूरिन मिथाइल 75% WG में आता है, तो ये अच्छे से कंट्रोल करता है, सिर्फ और सिर्फ मोथा घास को ही कंट्रोल करेगा दोस्तों। सेलेक्टिव है और सिस्टमिक हर्बिसाइड है, लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मोथा घास के लिए ही आप यूज करें। जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं, मक्के की खेती कर रहे हैं या स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, वो किसान भाई तो खड़ी फसल में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेम्प्रा को। लेकिन जिन खेतों में दोस्तों ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा अटैक है खरपतवार का और स्पेशली मोथा घास का, तो अभी खेत खाली हो चुके हैं, पहले खेतों में पानी चलाइए, उसके बाद में सेम्प्रा का आप यूज कीजिए और उसके बाद में खेत को छोड़ देना है 30 दिनों के लिए। सेम्प्रा का रिजल्ट दोस्तों बाकी की तरह, बाकी हर्बिसाइड की तरह नहीं मिलता है। लास्ट ईयर कमेंट आए बहुत ज़्यादा, मैम 3-4 दिन हो गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। 3-4 दिन नहीं दोस्तों, 7 दिन बाद में फसल पीली पीली, हल्की पीली पीली दिखेगी आपको। रिजल्ट इसका धीरे मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 7 दिन बाद में इसमें पीलापन दिखाई देगा और पूरे 30 दिन में दोस्तों ये खरपतवार है पूरी तरीके से कंट्रोल में आएगी। 30 दिन का समय है, तभी दोस्तों आप सेम्प्रा का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपके खेत खाली हो उसी समय आप सेम्प्रा का इस्तेमाल करें। परफेक्ट डोज की बात करूँ तो 1 एकड़ में 36 ग्राम आपको यूज करना होता है और 36 ग्राम के साथ में दोस्तों 1 एकड़ में आपको इसके साथ में भी शैम्पू, स्टिकर या फिर आप जैसे सिलिकॉन चिपको वगैरह है वो ज़रूर लेना है। इसके साथ में भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, यूरिया जैसी कोई चीज़ आपको नहीं लेनी है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये 2 केमिकल मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ग्लाइफोसेट, अगर खाली खेत है, सब तरीके की खरपतवार को कंट्रोल करना है तो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी जैसे गन्ना, मक्का जैसी खड़ी फसल है तो आप सेम्प्रा का इस्तेमाल करेंगे, या केवल मोथा घास खेत में ज़्यादा है तब भी सेम्प्रा का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में दोस्तों सावधानी ज़रूर ध्यान रखिए, कोई भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले खेत में पानी ज़रूर देना है, उसके बाद में स्प्रे करना है, या बारिश आई है तो उसके बाद में आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी जब भी स्प्रे करेंगे फसल में नमी होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में स्प्रे कीजिए। 30 दिन पहले कोई भी क्रॉप नहीं लेंगे, कोई भी हर्बिसाइड का आप यूज कर रहे हैं तो 30 दिन का समय आप ज़रूर दीजिए। आपके खेतों में और किस टाइप की समस्याएं आती हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी तरीके के वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज के नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।